ये जो रोड आप देख रहे हैं ये नाहन से आ रही है और इसको शिमला रोड बोला जाता है। तो नाहन से जब आप शिमला रोड होते हुए 18 किलोमीटर अंदर तक आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक रास्ते में बोर्ड लगा नजर आएगा, जिसमें लेफ्ट साइड में ये जो शिमला रोड जा रही है और राइट साइड में ये रोड जा रही है राजगढ़। पहले बनेठी आएगा, फिर बागथन और फिर राजगढ़ आएगा। तो आपने लेफ्ट साइड शिमला रोड को छोड़कर राइट साइड राजगढ़ वाली रोड पर आपने ऊपर की ओर चढ़ जाना है। तो यहीं से फिर आपकी नौराधार की जो यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। तो अब हम राजगढ़ वाली रोड पर चढ़ चुके हैं और हमारी यात्रा नौराधार के लिए शुरू हो चुकी है। क्योंकि यदि आपको चूड़धार ट्रैक करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको नौराधार पहुंचना पड़ेगा, वहीं से चूड़धार की पैदल यात्रा शुरू होती है। तो अभी नाहन से जो नौराधार की जो दूरी है वो 88 किलोमीटर है, लगभग 4.5 घंटे आपको लगेंगे। लेकिन यदि आप चंडीगढ़ से नौराधार जाएंगे तो ये दूरी आपको 134 किलोमीटर पड़ेगी और लगभग 6 घंटे आपको इसमें लग जाएंगे। तो नाहन से पहले हमें जाना है बागथन। बागथन, ये देखिए बागथन का बोर्ड आ गया। और फिर बागथन से राजगढ़ और राजगढ़ से फिर हम नौराधार पहुंच जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैं तो स्कूटर से जा रहा हूं, यदि आप बस से आना चाहते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि नाहन बस स्टैंड से नौराधार की बस आपको सुबह 9:30 बजे मिल जाएगी। और जब आप नौराधार से वापस नाहन आना चाहेंगे तो 6:30 बजे सुबह नौराधार में आपको नाहन के लिए बस सीधी मिल जाएगी। और यदि आप इस ट्रैक की बजाय दूसरे ट्रैक से भी आना चाहें, नाहन से रेणुका, रेणुका से संगड़ा और संगड़ा से फिर नौराधार, तो आप उस तरफ से भी आ सकते हैं। लेकिन मुझे ये वाला ट्रैक बेस्ट लगता है क्योंकि बिल्कुल शांत रोड है। चलते चलते बागथन से कुछ दूरी पहले आपको ये एक रोड ऊपर जाती नजर आएगी जो जा रही है बागथन रेस्ट हाउस की ओर। तो यदि आप चाहे यहाँ पर कुछ रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और चाहे तो रात को रुक भी सकते हैं। तो अब हम चलते चलते पहुंच चुके हैं बागथन। बागथन नाहन से 27 किलोमीटर है और दो सड़का जहां मैंने आपको बताया था वहां से इसकी दूरी 9 किलोमीटर है। और आज 28 अप्रैल 2023 का दिन है। दोपहर के लगभग 12:35 हो चुके हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं नौराधार की ओर। आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप चूड़धार चोटी तक पहुँचना चाहते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के पैदल मार्ग के 3 रास्ते हैं। पहला नौराधार जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से 18 किलोमीटर आपको पैदल ट्रैक करना है। दूसरा हरिपुर धार, हरिपुर धार जो सिरमौर जिले में स्थित है, वहाँ से यदि आप पैदल ट्रैक करेंगे तो आपको चोटी तक पहुँचने में 50 किलोमीटर का समय लगेगा। और तीसरा है चौपाल। चौपाल शिमला जिले में स्थित एक स्थान है, वहाँ से यदि आप ट्रैक करेंगे तो केवल आपको 7 किलोमीटर पड़ेगा। एनीवे हम अभी चल रहे हैं नौराधार के लिए। तो रास्ते में जब आप बागथन से आधा किलोमीटर आगे आएंगे तो ये ब्रिज आपको आएगा, आपने इस ब्रिज पे एंटर कर जाना है और इसी ब्रिज से फिर आप राइट साइड टर्न करेंगे। यहाँ पर आपको साइन बोर्ड लगा मिलेगा बड़ू साहिब, तो आपने बड़ू साहिब वाले ट्रैक पे चल देना है और यही ट्रैक आपको नौराधार ले जाएगा। चलते चलते अभी मैं रुक गया हूँ एक स्थान पर, यहाँ मुझे काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। अभी राजगढ़ मेरे ख्याल से यहाँ से 45-50 किलोमीटर अभी दूर है, लेकिन मंजिल तो हम पहुँच ही जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन जो यात्रा का जो आनंद है वो जगह जगह रुक कर उसको निहारने में भी बहुत सुकून मिलता है। तो ये देखिए कितने सुंदर माउंटेन्स हैं और जिस रोड पर हम चल रहे हैं वो बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप और प्रकृति हैं। और इसी राजगढ़ रोड पर चलते चलते रास्ते में मुझे मिला ये प्यारा सा झरना। देखिए कैसे बिल्कुल सड़क के ऊपर ही कितना साफ और क्लीन और दूध जैसा जो पानी है वो ऊपर से कैसे नीचे की ओर बह रहा है। और इतना अच्छा लग रहा है मुझे इस झरने को देखने से ही कि सारी जो मेरी अब तक की थकावट थी वो सारी मेरी दूर हो गई है। और सिर्फ मैं इसके पास 5-10 मिनट बैठा ही हूँ और इसकी बुहारों को मैंने अपने चेहरे के ऊपर लिया है और मेरे अंदर एक नई ताजगी और एक नया जोश पैदा हो गया है। अब इस झरने की बुहारों को अपने ऊपर लेने के बाद फिर से मैं एक नए जोश के साथ इस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ना शुरू करूँगा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल।
मैं अभी भी चल रहा हूँ राजगढ़ रोड पर, और चलते चलते फिर मैं रुक गया हूँ, और कुछ देर प्रकृति को निहारने के बाद फिर मैं आगे की ओर धीरे से चल पड़ता हूँ। तो ऐसे मैं रुक रुक के अपना सफ़र पूरा करता हूँ, कभी भी रेस नहीं लगाता हूँ कि मुझे पहुँचना है वहाँ पर, क्योंकि जो आनंद सफ़र का रास्ते में है शायद वो उतना वहाँ पहुँच कर भी नहीं मिल पाता है। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर मार्ग हैं, सेफ है, साइड में रेलिंग लगी हुई है, सड़क पर सूखी पत्तियां गिरी हुई हैं, अच्छी हवा चल रही है, सुहाना मौसम है, और देखिए कितने अच्छे बड़े बड़े शिलाखंड सड़क के दोनों ओर बने हुए हैं, सुंदर कलाकृतियां हैं, पहाड़ों का कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है, और इतना सुंदर रोड है, और बिल्कुल पीसफुल और शांत रोड है। तो ऐसा सुहाना मंजर शायद किस्मत से ही हमें देखने को मिले। तो जब भी मुझे ऐसा मौका मिलता है कि मैं ऐसे स्थान पर आता हूँ, तो जल्दी नहीं करता हूँ बल्कि एंजॉय करता हूँ। और चलते चलते फिर मैं एक बार रुक गया हूँ, और ये देखिए क्यों रुका हूँ। पूरी इस रोड पर मुझे काफ़ी झरने देखने को मिल रहे हैं, एक दो मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं और अब ये फिर देखने को मिला है। हम मंसूरी कैंपटी फॉल जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर झरने हैं वो भी, लेकिन इन झरनों पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया है, जबकि ये भी उतने ही सुंदर है। देखिए कितनी सुंदर जलधारा ऊपर से नीचे की ओर बह रही है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यदि आप हरियाणा पंजाब में रहते हैं तो ये आपके नियर बाई प्लेस है, और यदि आप चंडीगढ़ या चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं तो आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। चंडीगढ़ से आप सोलन आएँ, सोलन से राजगढ़ आएँ, और राजगढ़ से आप नौराधार पहुँच जाएंगे। तो बहुत इजी रूट है और बहुत अच्छा रूट है। या अगर आप चूड़धार नहीं भी जाते हैं, यदि आप हरिपुर धार भी जाते हैं, तो हरिपुर धार जाने के लिए भी आप इस रूट को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सुंदर रोड है। चूड़धार और नौराधार की ओर बढ़ते बढ़ते अब मैं पहुंच चुका हूं इस पॉइंट पर। यहाँ पर अब ये जो लेफ़्ट साइड रोड जा रही है, ये जा रही है गुरुद्वारा श्री बड़ू साहब। गुरुद्वारा श्री बड़ू साहब सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ है और बहुत सुंदर स्थान है। कभी मौका लगेगा तो यहाँ भी जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जा रहे हैं नौराधार की ओर, और अभी राजगढ़ यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर बाकी रह गया है। तो फ़िलहाल अपनी यात्रा जारी रखते हैं। और चलते चलते अब रास्ते में ये एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है खैरी, और यह भी एक सुंदर स्थान है। पहाड़ी इलाके का एक छोटा सा गांव इसको कह सकते हैं। सुंदर यहाँ एक नदी भी बह रही है, छोटे छोटे घर हैं, छोटी सी मार्केट है। तो यदि जब आप राजगढ़ की ओर चल रहे होते हैं नौराधार के लिए, तो रास्ते में यहाँ पर आप चाय ले सकते हैं, लंच ले सकते हैं। तो रिफ़्रेशमेंट के लिए आप यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं, और फिर जब आप चाय पानी पी लें, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, थोड़ी थकान उतर जाए, तो फिर से आप अपनी यात्रा यहाँ से आगे राजगढ़ के लिए शुरू कर सकते हैं। सो इट्स वेरी नाइस प्लेस आल्सो टू टेक ए रिफ्रेशमेंट। और फिर हम शुरू कर सकें अपनी यात्रा राजगढ़ की ओर। तो चलते चलते फिर मैं एक बार रुका हूँ बीच रास्ते में प्रकृति को निहारने के लिए, इसकी सुंदर चोटियों को देखने के लिए। एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ज़िले हैं, लेकिन उनमें जो सिरमौर ज़िला है मुझे सबसे अच्छा लगता है। ये जितने भी सुंदर दर्शनीय स्थल हैं, रेणुका जी, नाहन, हरिपुरधार, चूड़धार, ये सभी सिरमौर ज़िले में ही पड़ते हैं। और जो चूड़धार जो चोटी है वो सिरमौर ज़िले की हाईएस्ट पीक है। मतलब आज हम उसी ट्रैक पे जा रहे हैं जो इस ज़िले की सबसे ऊंची चोटी है। तो बहुत मज़ा आने वाला है। और ये देखिए चलते चलते मुझे यहाँ पर एक विशेष प्रकार का पर्वत नज़र आया है, जिसे मुझे किसी ने बताया कि ये गंधक का पहाड़ है। गंधक एक खास प्रकार की का रसायन होता है, पदार्थ होता है, जिसे खुजली की दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि आपको कोई स्किन डिजीज़ हो तो इस पर्वत की कुछ विशेष मात्रा में इसको घिस कर अगर स्किन पे लगाएं तो कहते हैं कि वो बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा मैंने सुना है, यहाँ के लोग कहते हैं। और ऐसे से यहाँ के पर्वत हैं विशेष खनिजों से भरे हुए। और ना केवल पर्वत बल्कि यहाँ के जो ये पेड़ पौधे हैं, इनमें ऐसी सी जड़ी बूटियाँ हैं जो कई प्रकार की औषधियों के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल।
और एक चीज़ जो मुझे हिमाचल की सड़कों पर ट्रैवल करने में जो आनंद देती है, वो यहाँ के छोटे छोटे गांव। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं दोनों तरफ, और छोटे छोटे गांव हैं। किसी की आबादी, यहाँ पर साइन बोर्ड लगे रहते हैं, किसी की आबादी 50 लिखी होती है, किसी की 100, किसी की 150। बस इतने ही लोग यहाँ पर रहते हैं और बहुत ही शांति के साथ रहते हैं। तो कई लोगों का सपना होगा कि वो भी एक ऐसे किसी घर में शांति के साथ रहें। इट्स वेरी ब्यूटीफुल आल्सो। तो अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली राजगढ़। तो ये रास्ते का मेन बड़ा स्टॉपेज था। राजगढ़ काफ़ी एक बड़ा टाउन है, काफ़ी यहाँ चहल पहल रहती है, और राजगढ़ ही एक ऐसा टाउन है जो आसपास के छोटे सभी इलाकों को बस से कनेक्ट करके रखता है। तो अब हम राजगढ़ पहुँच गए हैं, तो इसका मतलब हम अपनी मंजिल के काफ़ी नज़दीक हैं। अब हमें यहाँ से जाना है अपने फाइनल डेस्टिनेशन नौराधार की ओर। और नौराधार यहाँ से मेरे ख्याल से लगभग 27 किलोमीटर रह गया है। तो अब हम नज़दीक हैं और आधे पौने घंटे में हम नौराधार पहुँच जाएंगे। इट्स वेरी नाइस। तो राजगढ़ लगभग 10-15 किलोमीटर चलने के बाद अब मैं रुका हूँ यहाँ पर होटल लोटस। ये नौराधार से थोड़ा ही पीछे है। तो मुझे सुबह का मैंने ब्रेकफास्ट तक भी नहीं किया है और मुझे भूख लग चुकी है बहुत तेज। तो इसलिए थोड़ा आराम भी हो जाएगा अब, और थोड़ा खाने को भी मिल जाएगा। मंजिल भी अब नज़दीक ही है, कोई अब चिंता की बात भी नहीं है कि टाइम से पहुंचना है। टाइम भी मेरे पास अभी काफ़ी है। और ये स्थान मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि बिल्कुल एकांत में बना हुआ है, कोई शोर शराबा नहीं है, और यहाँ की बालकनी से व्यू भी अच्छा नज़र आ रहा है। दूर तक आप चोटियाँ देख सकते हैं, नौराधार भी यहाँ से नज़र आ जाता है। तो एक अच्छा व्यू है, फ्रेश एयर है, शांति है। तो यहाँ पर भोजन करने का आनंद भी आएगा। तो मैंने अंदर होटल में रेस्टोरेंट में बैठने की बजाय यहाँ बाहर बालकनी में ही उनको बोला कि आप मेरी चेयर्स लगा दें। तो मैं यहीं पर बैठकर प्रकृति को निहारते निहारते ही अपना खाना लूँगा। तो सादा मैं आदमी हूँ, सादा खाना मंगाया है, पालक पनीर के साथ सिंपल रोटी। और खाना देखते ही भूख और तेज हो गई है। तो खाना मैंने खा लिया, और उसके बाद मैंने कहा चलो यहाँ पर रूम भी देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यदि आप नौराधार जा रहे हो, अंधेरा पड़ जाए, आपको बीच में रुकना पड़ जाए, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। सुंदर नीट एंड क्लीन बाथरूम है, और अलमीरा है। और क्या होता है कि कई बार नौराधार में भी रश हो, सीजन हो, वहाँ पर आपको रूम ना मिले, तो आप थोड़ा पीछे आकर भी यहाँ पर आकर भी फिर ठहर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। या यदि आप नौराधार जा रहे हैं, आपको कुछ खाना पीना है, रिफ्रेशमेंट लेनी है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर रुक सकते हैं। रूम में अच्छी फैसिलिटी है, यहाँ का गद्दा सॉफ्ट है, मैंने टच किया है। और सीलिंग अच्छी है, लाइट की अच्छी व्यवस्था है, डेकोरेशन अच्छी है। विंडो से आपको पूरी नेचर नज़र आएगी अपने बेड पे लेटे लेटे। और यदि आप अपनी बालकनी में जाएंगे अपने रूम की, तो वहाँ से आपको फिर से सारा व्यू नज़र आएगा। सो इट्स नाइस प्लेस टू स्पेंड सम मोमेंट्स, रेस्ट करने के लिए, कुछ खाने के लिए, या इवन कभी रात भी गुजारनी पड़े यहाँ पर, तो उसके लिए भी ये अच्छा स्थान है। तो खाना खाने के बाद फिर से मैं चल पड़ा हूँ नौराधार पहुँचने के लिए। और मेरे ख्याल से बस 10-12 किलोमीटर ही और रह गया है नौराधार। लेकिन अब एकदम से बादल आ गए हैं, काले घनघोर बादल, और ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं। शायद हम हाइट पे पहुंच रहे हैं, तो उसी कारण से मौसम भी अब चेंज हो रहा है, बट इट्स ब्यूटीफुल। और वही बात हुई जिसकी मैं शंका जाहिर कर रहा था, बारिश हुई, काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। मुझे सड़क के किनारे थोड़ी देर रुकना भी पड़ा, क्योंकि मैं प्रॉपर रेडी नहीं था इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और ना केवल बारिश हुई, बल्कि मोटे मोटे ओले भी गिरे हैं। ये देखिए मेरे स्कूटर की गद्दी पर आपको नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी बड़े बड़े ओले गिरे हैं। वो तो शुक्र मेरे सिर पे हेलमेट था, अदरवाइज़ मेरे सिर पे तो बाल भी कम है, वरना बहुत तेज़ से ये सिर पे टकरा सकते थे। और लेकिन इसके साथ ही मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। मेरे ग्लव्स अभी जो है बैग में बहुत नीचे पड़े हैं, उसे मैं निकालने की कोशिश नहीं करना चाह रहा हूँ। और हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं, ड्राइव करने में दिक्कत आ रही है, बट इट्स ब्यूटीफुल। तो फाइनली मैं नौराधार एंटर कर चुका हूँ।
मैं पहुंच चुका हूं आज की अपनी मंजिल पे। सुबह से यात्रा जारी थी और आज शाम तक मैं नौराधार एंटर कर चुका हूं। और ये है नौराधार, छोटा सा कस्बा। यहीं से हमें अपना जो चूड़धार का जो ट्रैक है वो शुरू करना है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरा पहला डेस्टिनेशन आज कंप्लीट हुआ। और ये है वो मुख्य द्वार जो हमारी पैदल यात्रा का, जहाँ से हमें कल सुबह अपनी यात्रा शुरू करनी है। ओम नमः शिवाय। तो भगवान शिव का आशीर्वाद कल सुबह लेकर फिर मैं अपनी पैदल यात्रा शुरू करूँगा। तो नौराधार पहुँचने के बाद आप यहाँ रेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं। और रेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने जो ये स्थान देख रहे हैं, जो रैंप ऊपर जा रहा है, अगर आपके पास स्कूटर है तो आप सेफली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। 100 रुपीज़ के चार्जेस लगेंगे। और जो ये ट्रैक का रास्ता है, इसके बिल्कुल सामने जो आपको होटल नज़र आ रहा है, होटल धन लक्ष्मी, यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। मैंने यहीं पर अपना रूम लिया है। अब मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ और मुझे लगता है कि ये आपके ठहरने के लिए बेस्ट प्लेस रहेगा। 206 नंबर मेरा यहाँ पर ये रूम है। और इस रूम में जब आप अपने डोर को एंटर करेंगे तो आपको पूरा अंदर का दृश्य नज़र आएगा, जो बहुत सुंदर है। अच्छी सीलिंग हुई है। बेड यहाँ का बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बड़ी बड़ी आपकी जो है यहाँ पर अलमीराज लगी हुई हैं। और रूम के अंदर एक फ्रेशनेस है, आपको किसी प्रकार की कोई स्मेल नज़र नहीं आएगी। और आप अपने बेड पर लेटे लेटे ही जो है बाहर का विंडो से व्यू ले सकती हैं, नेचर का व्यू ले सकती हैं। 2 छोटे छोटे सोफ़ा सेट लगे हैं, टेबल है, यहीं पर बैठकर आप अपना लंच ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। टीवी लगा है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और वॉशरूम तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल क्लीन है और अच्छी यहाँ पर फैसिलिटीज़ है। बड़े बड़े वॉशरूम में ग्लासेस लगे हुए हैं। तो कुल मिला के एक अच्छी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की गई है। और जो रेंट है इस रूम का वो 1200 रुपीज़ है। तो 1200 रुपीज़ मेरे ख्याल से जो यहाँ की लोकेशन है उसके हिसाब से ठीक है। और जब आप अपने रूम से इस वहाँ पर आएंगे अपनी बालकनी में, तो पूरा आपको व्यू यहाँ का नज़र आएगा। फ्रेश एयर, जैसे प्रकृति से आप पूरा कनेक्ट ही हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा प्लेस है बिल्कुल। अगर आपको जब आप रात यहाँ गुजारेंगे उसके बाद आप अपना ट्रैक यहाँ से सुबह शुरू कर सकते हैं। तो और जब आप ट्रैक पे जाएंगे तो आप अपना सामान यहीं पर रख सकते हैं, रूम खाली कर दें ताकि आपको रेंट ना देना पड़े। और जब ट्रैक करके वापस आएँ और उस दिन अभी आपको वापस ना जाना हो तो आप यहाँ रुक भी सकते हैं। तो इस लिहाज से ये स्थान अच्छा है। तो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो ये कंप्लीट हुआ। अब मैं यहाँ पर रेस्ट करूँगा, नेचर को एंजॉय करूँगा और फिर सुबह मैं अपनी यात्रा श्री चूड़ेश्वर महादेव मंदिर की शुरू करूँगा। तो चूड़धार का ट्रैक कल सुबह मेरा शुरू होगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में। धन्यवाद। ओम नमो शिवाय। तो आज सुबह लगभग 9 बजे हम श्री चूड़ेश्वर महादेव मंदिर की 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं। और बहुत रोमांचित और बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ इस यात्रा को शुरू करते हुए। ओम नमो शिवाय। और ये देखिए, यात्रा के शुरू होते ही कितना सुंदर मार्ग है, रास्ते में फूल खिले हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमने नौराधार से इस यात्रा को शुरू किया है और लगभग 18 किलोमीटर का ये ट्रैक है जो हम शाम तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ लोग इसको 2 दिन में भी पूरा करते हैं, 9 किलोमीटर एक दिन चलते हैं और 9 किलोमीटर दूसरे दिन, लेकिन हम इसे एक ही दिन पूरा करेंगे। और आज हम रात तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे शाम तक। और कल सुबह फिर हम इसी रास्ते से वापसी करेंगे और शाम तक नौराधार वापिस आ जाएंगे। तो रास्ता बहुत ही सुंदर है, आप देख ही रहे हैं, सुंदर वृक्ष, बहुत आनंद आने वाला है। क्योंकि धूप बहुत तेज है तो इसलिए मैंने अपने आप को कवर कर लिया है। लेकिन मुझे अभी रास्ते में गांव के कुछ बच्चे देख के डर के भाग भी गए थे। हम ये यात्रा मई मंथ के स्टार्टिंग में कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो चूड़धार की जो पीक की जो यात्रा है वो करने का बेस्ट टाइम भी मई से अक्टूबर या नवंबर तक का ही है। क्योंकि सर्दियों में तो ये ट्रैक बंद ही हो जाता है, काफ़ी स्नो गिरती है, बर्फ़ गिरती है यहाँ पर। और ये देखिए 2-3 लोग मुझे नज़र आए हैं चलते चलते आगे की ओर जा रहे हैं।
तो इतने बड़े ट्रैक में बस मुझे अभी तक यही दिखे हैं। पीछे लगभग 1 किलोमीटर कोई नज़र नहीं आया था और आगे कोई मिलेगा मालूम नहीं है। तो जो बेस्ट टाइम है इस ट्रैक को करने का वो मई से नवंबर के बीच में है, लेकिन मानसून के दौरान, बारिशों के दौरान थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि तब यहाँ पर फिर भारी बारिश होती है और आप लगातार ट्रैक नहीं कर सकते, रास्ते में कीचड़ हो जाता है, लैंडस्लाइड का भी खतरा रहता है। तो मानसून का टाइम थोड़ा सा अगर अवॉइड करें तो बाकी सभी टाइम सर्दियों को छोड़कर और आप इस ट्रैक को कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग मानसून में भी आते ही हैं, मानसून में भी ये ट्रैक चलता ही है, लोग यात्रा करते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहता है। में से नाराज हो गया हो जी। हाँ, यहाँ से बढ़ सकता है पानी। 2 किलोमीटर पानी मिल जाएगा भैया? पानी लोकल पानी मिल जाएगा। लोकल बिस्लरी नहीं, मतलब बिस्लेरी नहीं है, सादा पानी जो ये सिंपल है, सिंपल ले लो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बिस्लेरी में वो मजा नहीं है तो सिंपल पानी में ना कोई दिक्कत नहीं है। बिस्लरी का इतना पानी शौक ही नहीं है। बढ़िया पानी में कोई दिक्कत नहीं है, बिस्लरी से बढ़िया लगा मेरे को। बोतल भर देंगे। इट्स ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर नाउ। लगभग 2 किलोमीटर हम चल चुके हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। मौसम भी अच्छा हो गया है, तेज़ धूप चली गई है और सुहाना मौसम हो गया है। और क्योंकि जो शुरू के 2 किलोमीटर है वो काफ़ी चढ़ाई वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा दम लगता है। अभी तो 16 किलोमीटर हो रहा है और लगभग इतना 2 किलोमीटर चलने में भी हमें आधा पौना घंटा तो लग ही गया है। तो इट्स ब्यूटीफुल। ये देखिए जहाँ पर मैं आ चुका हूँ वहाँ से व्यू कैसा लग रहा है। दिस इज रेस्टिंग प्लेस हियर एंड दिस इज व्यू ऑल अराउंड। ऑसम। इस रास्ते से हम आ रहे हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल, नो वन अराउंड। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद अचानक मुझे काफ़ी खुशी हुई एक चीज़ देखकर, और मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, अचानक से एक ये रेस्टिंग प्लेस आया है और इसके पीछे आप देखिए जो माउंटेन दिख रही है, वहाँ से स्नो दिखनी शुरू हो गई है। तो इसका मतलब जल्दी ही अब हम स्नो के नज़दीक भी आने वाले हैं, क्योंकि पहली झलक मिली है जब मुझे स्नो दिखी है। और आसपास का वातावरण अमेजिंग, जैसे कि मैं हेवन में हूँ, इस वक्त स्वर्ग लोक में हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है। इतनी शांति। मैं अगर कुछ सेकंड के लिए चुप होता हूँ, आप देखिए कोई भी आवाज़ नहीं है। सिर्फ दूर से कहीं पंछियों की आवाज़ आएगी या जो कानों के पास से ठंडी ठंडी हवा छूकर गुजर रही है, उसकी कुछ फीलिंग है। अदरवाइज बहुत ही पीसफुल है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक का मेरे लाइफ का ये सबसे अच्छा ट्रैक है, जो बहुत बड़ा भी है और बहुत ब्यूटीफुल भी है। वो देखिए, हालांकि मैं मनाली भी गया हूँ और रोहतांग, बहुत ऐसी जगह गया हूँ जो काफ़ी हाइट की हैं, लेकिन इसका मुकाबला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बहुत पीसफुल है। इतनी, अगर आप शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं और जब आप यहाँ आएंगे आपको असीम शांति मिलेगी। तो अभी सुबह के लगभग 11 बजे हैं, शायद शाम तक मैं पहुँचूँगा चूड़धार, रात को वहीं रुकूँगा और फिर कल कुछ सुबह यहाँ पे अच्छी तरह से गुजारने के बाद चूड़धार फिर मैं वापस नीचे आऊँगा। फ़िलहाल आई एम एंजॉइंग द वे। रास्ता ही इतना सुंदर है तो मंजिल पता नहीं कैसी होगी। अचानक चलते चलते ये एक बहुत ही मिस्टीरियस, रहस्यमय सा रास्ता आ गया है, जैसे जंगल के बिल्कुल बीच में से निकल के जाना है। छोटी सी पगडंडी है, घने वृक्ष है और ये रास्ता है। सी सो ब्यूटीफुल द ट्री, और मार्ग में गिरे हुए फूल,
सूखी पत्तियाँ, अद्भुत नज़ारा है, असीम शांति, और मेरी बॉडी के इस वक्त रोंगटे खड़े हो गए हैं। इतना ब्यूटीफुल प्लेस है, वाह। इट्स रियली मैजिकल जोन। See, so beautiful. I'm continue to my journey। और ऐसा नहीं है कि इस रास्ते पे और लोग नहीं है। अभी तक के 3 किलोमीटर की जर्नी में मुझे बीच में 2 ग्रुप मिले। एक ग्रुप में 8-10 लोग थे और एक में 3-4। लेकिन हालांकि मुझे लोकल्स ने सजेस्ट किया कि आप ग्रुप के साथ चले, अकेला चलना थोड़ा रिस्की हो सकता है। लेकिन ग्रुप में थोड़ा, मेरी नेचर ऐसी है कि मुझे थोड़ा शांति पसंद है, साइलेंस पसंद है। आई एम ए मेडिटेटिव पर्सन, सो आई लाइक साइलेंस। तो अकेले रहने में एक तो आपको साइलेंस मिलता है, आप नेचर को पूरा एंजॉय करते हुए चल सकते हैं, और दूसरा आपकी प्राइवेसी, आप अपने साथ, अपनी बीइंग के साथ, नेचर के साथ डीपली कनेक्ट हो सकते हैं मेडिटेटिवली। सो दिस इज़ द रीज़न मोस्टली आई ट्रैवल अलोन। और इस वक्त उसी चीज़ को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आप देख ही रहे हैं कितना ब्यूटीफुल वेदर है, ये देखिए। और जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे जो नेचर की जो ब्यूटी है वो और भी खुलती चली जा रही है। जैसे कि ये देखिए, दूर तक की चोटियाँ नज़र आनी शुरू हो गई हैं, और बीच घने जंगल से इस पटरी से मैं चल रहा हूँ। आसपास घने वृक्ष हैं, चट्टानों की सुंदर कलाकृतियाँ हैं, और बहुत ही मनोरम दृश्य है। इट्स ब्यूटीफुल। ओम नमः शिवाय। हालांकि मुझे लग रहा था कि कहीं मैं किसी दूसरे ट्रैक पे तो नहीं चल रहा हूँ, लेकिन ये साइन बोर्ड पढ़कर थोड़ी हिम्मत आई। आई एम ऑन द राइट ट्रैक। सारे रास्ते में आपको एक चीज़ विशेष रूप से देखने को मिलेगी, और वो ये है कि विशाल जो ये चट्टान देख रहे हैं आप, इसकी बनी हुई है सुंदर कलाकृति। ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े विशाल चट्टानों की कलाकृतियाँ जगह जगह यहाँ देखने को मिल रही हैं। बस इनको देख के ही अंदर उमंग उठ जाती है और एनर्जी मिल जाती है, और फिर से तेज गति से चलने का, आई मीन जोश से चलने का अंदर एनर्जी आ जाती है। ये देखिए ट्रैक जिससे मैं आ रहा हूँ, इट्स डीप फॉरेस्ट, घना जंगल है, देवदार के पेड़ हैं, और सुंदर चट्टानें हैं, और बीच बीच में ये रास्ते हैं। आज 29 अप्रैल है 2023, और दिन शनिवार है। आज शनिवार इतवार है तो थोड़ा श्रद्धालु तो आएंगे यहाँ पर, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सुबह जल्दी निकल पड़ा हूँ तो अभी रास्ते में कोई देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी होगा वो पीछे ही आएगा मेरे, और एक सेफ डिस्टेंस बना रहेगा, और मैं अकेला एंजॉय करता रहूँगा मंदिर तक। देखते हैं शायद आगे कोई मिल जाए। सो इट्स ब्यूटीफुल। मेरे ख्याल से अगर ये पगडंडी ना बनी हुई हो सीमेंटेड रास्ते में, तो बहुत संभावना है कि व्यक्ति भटक ही जाएगा जंगल में इधर उधर। लेकिन ये अच्छा है, ये देखिए बीच बीच में एरो भी बने हुए हैं, तो आपको तसल्ली रहती है कि आप सही मार्ग पे चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे मेरे कंधे पे बैग भी है। हालांकि इस इतनी चढ़ाई में 18 किलोमीटर की जर्नी में जितना हो सके आपको कम से कम सामान लेके आना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप इतनी हाइट पे जा रहे हैं तो कुछ ज़रूरी चीज़ें भी आपको कैरी करनी ही है, क्योंकि आप अब जा रहे हैं, रात को वहीं रुकना है, फिर सुबह वापस आना है।
और ये बहुत मुश्किल होगा कि आप दिन के दिन जाएं और फिर वापस आ जाएं, फिर तो टूर ना हुआ, रेस ही हो गई 36 किलोमीटर आना जाना। तो बेटर है कि आप वहाँ पे रात को रुकें, मैं भी रुकूंगा। और फिर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको एक तो अच्छे ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए आपके पास, और शूज़ के बाद आपके पास पानी की बोतल होनी चाहिए, कुछ एनर्जी फूड होने चाहिए, चॉकलेट्स वगैरह, एनर्जी बार वगैरह, और रेन कोट होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं मालूम कब बारिश शुरू हो जाए। छतरी होनी चाहिए, जो सब मेरे पास है बैग में। और वहाँ पर आप रात रुक रहे हैं तो आपका ब्रश, पेस्ट, साबुन वगैरह वो चीज़ें, तौलिया वगैरह, और एक जोड़ा कपड़े, ताकि ये गिल्ला हो जाए तो दूसरा डाल लें। और कुछ इमरजेंसी मेडिसिन्स, बुखार वगैरह है, दर्द वगैरह क्योंकि टैबलेट्स हो, बस इतनी चीज़ें लेके चलें। बाकी चीज़ें तो आप वहाँ पर मंदिर में जहाँ पर रुकेंगे वहाँ पर भी आपको काफ़ी फैसिलिटी मिल जाएंगी। इट्स ब्यूटीफुल। लिसन द सॉन्ग ऑफ साइलेंस। लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद ये एक रेस्टिंग प्लेस आया है, और अभी ये ट्रैक कैसे चल रहा है, तो अब मैं आधा एक घंटा यहाँ पर आराम से पानी वगैरह पीऊँगा, कुछ फूड लूँगा ताकि एनर्जी रिगेन कर सकूँ, और फिर आराम करने के बाद फिर मैं अपनी यात्रा शुरू करूँगा, क्योंकि जल्दी मुझे है नहीं, पूरा दिन है। शाम तक मैं रुक रुक कर भी चलूँगा तो भी वहाँ पहुँच जाऊँगा मंदिर तक। हालांकि अगर बारिश वगैरह आ गई तो शायद डिफरेंट हो जाए चीज़। इट्स रियली ब्रेथ टेकिंग व्यू हियर, यू सी सो वास्ट दिस टॉन इज रॉक। वो देखिए, जैसे किसी अलग ही दुनिया में मैं आ चुका हूँ। इट्स पिन ड्रॉप साइलेंस हियर। देखिए, सो ब्यूटीफुल। And we are walking on this path, this beautiful path. Amazing. It's a kind of cave inside. Maybe few animals used to live here. This is our way. Stairs. ऐसा लग रहा है जैसे अजंता लोरा की रॉक्स में आ गए हैं। दिस इज केव। इफ बारिश आई यहाँ पे रुक जाएं। कितनी ऊंची ऊंची चट्टानें हैं और साथ में ही सुंदर रास्ता। आपका दिल करेगा ये रास्ता कभी खत्म ना हो। यहाँ पर मेरे दोनों सिम में से कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, एयरटेल और जियो। तो याद रखें, लगभग जंगल में जब आप चलते हैं तो 4 किलोमीटर अंदर आने तक यहाँ पे कोई नेट सर्विस नहीं है। ब्यूटीफुल। बस है तो प्रकृति और नेचर और डीप साइलेंस। चूड़धार ट्रैक के जो शुरू के 4-5 किलोमीटर है वो तो पहली झांकी है। मतलब आप चलते चलते इजीली कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा चढ़ाई है या एकांत है, अगर ग्रुप में आ रहे हैं तो आपको वो भी टेंशन नहीं है। लेकिन 6-7 किलोमीटर के बाद स्नो शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बर्फ़ पड़ती ही चली जाएगी। तो जल्दी ही कुछ किलोमीटर के बाद हमें स्नो भी दिखने वाली है और काफ़ी एडवेंचरस रहेगा वो भी। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट पार्ट आल्सो। लेकिन अभी ये वाला पार्ट भी कोई कम नहीं है, क्योंकि बहुत ही मिस्टीरियस वाइब्स हैं यहाँ पर, रहस्यमयी ऊर्जा है। क्योंकि यहाँ बहुत कम ही आवाजाही होती है शायद, और इतना घना और सुंदर वातावरण बहुत कम ही देखने को मिलता है। और
मज़े की बात यह है कि आप इस जंगल में वॉक कर रहे हैं, आपको ये फैसिलिटी मिली है, प्रॉपर ट्रैक है, कहीं आप भटक नहीं सकते। और आगे जब आप पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर रहने की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नेचर लवर हैं और प्रकृति को पसंद करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस ट्रैक पे ज़रूर आएँ। आपको परमात्मा का आनंद मिलेगा यहाँ पर आकर। और ऐसा नहीं है कि आपको सारे रास्ते चढ़ाई ही चढ़नी है। ये देखिए बीच बीच में आपको ऐसे खुले खुले घास के मैदान भी आएंगे। बीच में आपका ट्रैक बना ही हुआ है राजपथ। बस इस राजपथ पे आप चलते जाएं और आसपास जो घास के मैदान हैं उनके भी नज़ारे लें। तो आप ऐसे ही चलेंगे जैसे प्लेन सड़क पे चलते हैं। तो मस्ती में टहलते हुए, प्रकृति को निहारते हुए आप इस जर्नी को पूरा कर सकते हैं कंफर्ट के साथ भी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे रास्ते बस थकना ही है, ऊंची चढ़ाई चढ़नी है। बीच बीच रास्ते में आप मस्ती के साथ इस प्रकार से आराम आराम से वॉक करते हुए भी चल सकते हैं। चलते चलते लगभग, अब मुझे मालूम नहीं कितने किलोमीटर मैं चल चुका हूँ, शायद 4 या 5 किलोमीटर चलने के बाद आपको कुछ ऐसा व्यू नज़र आएगा। यहाँ कुछ हट्स बनी हुई हैं, शायद मैगी पॉइंट्स भी है रिफ़्रेशमेंट के लिए। आप यहाँ पर चाय वगैरह ले सकते हैं। और शायद कुछ लोग कैंपिंग भी यहीं पर कर रहे हैं, यंग बच्चे आए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर आप जब 5-6 किलोमीटर चल जाएंगे तो रुक कर रेस्ट कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं। भाई साहब ये कितने किलोमीटर आ गए हम यहाँ तक? 6 किलोमीटर आ गए। 6 किलोमीटर हो गया है, अभी 12 किलोमीटर और है। ओके, तो अभी 12 किलोमीटर हमें और चलना है। तो यहाँ मैं कुछ देर रुकता हूँ, फिर कुछ ड्रिंक करके फिर आगे चलूँगा। तो ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप चाय वगैरह तो पी सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिल करे कि आप रात को यहाँ पर रुकना चाहें तो यहाँ रुक भी सकते हैं। कोई इमरजेंसी हो या आप लेट हो गए हो तो आप यहाँ पर रात को आराम कर सकते हैं। और 300 रुपये यहाँ पर एक रात के चार्जेस हैं। साथ में आपको डिनर भी मिलेगा। तो डिनर और रहने के साथ 300 रुपीज़ के साथ आप यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं। तो क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो अब आगे की जो यात्रा है 12 किलोमीटर की, वो फिर मैं अब तीसरे वीडियो में पार्ट नंबर 3 में आपको बताऊंगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ताज़ी स्नो के साथ, बर्फ़ के साथ। तो नौराधार से 6 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ ये पहला स्टॉपेज था। यहाँ पर मैंने चाय वगैरह ली है और आपको दिखाया कि आप रात में इमरजेंसी पे यहाँ रुक भी सकते हैं। और 2-3 जगह हैं ऐसी है यहाँ पर जो आप हट्स देख रहे हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो आधा 1 घंटा रेस्ट करने के बाद अब मैं फिर आगे चल पड़ा हूँ आगे की जर्नी के लिए। अब और आगे 6 किलोमीटर चलने के बाद फिर एक स्टॉपेज आएगा जहाँ पर मुझे इस तरह की हट्स वगैरह मिलेंगी, चाय वगैरह की दुकानें। और अब 6 किलोमीटर तक फिर पूरा जंगल है, मौसम ख़राब हो रहा है, ऊपर घने बादल हैं, बिजली कड़कने की आवाज़ें भी आ रही हैं। आई होप कि मैं ये यात्रा सही ढंग से पूरी कर पाऊँ। अगर मौसम ख़राब ना हो तो सब सही रहेगा, लेकिन अगर बारिश हो गई तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर मैं शूटिंग नहीं कर पाऊँगा। चूड़धार ट्रैक में अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की या मौसम की, तो शुरू के 3-4 किलोमीटर तक तो गर्मी लगी, शरीर पूरा पसीने से भर चुका था। फिर उसके बाद लगभग 6-7 किलोमीटर के बाद मौसम थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ और अब थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है। तो इसका मतलब शायद हमें जल्दी ही आगे स्नो देखने को मिलेगी, तभी हमें ठंडी एयर भी बॉडी को टच कर रही है। सो वेदर इज़ गोइंग टू बी नाउ कूल।
तो अभी तक तो मैंने सिंपल ड्रेस डाली हुई थी, लेकिन लगता है कि आगे चलकर हमें गर्म कपड़े बाहर निकालने पड़ेंगे। ये देखिए, लगभग 10 किलोमीटर ट्रैक चलने के बाद बिल्कुल चेंज हो चुका है और अब हमें स्नो भी देखने को मिल रही है। हालांकि ये ओले से गिरे हुए हैं, पता नहीं अभी बारिश के साथ गिरे हैं, ये वो है या स्नो है, शायद आगे चल के और क्लियर होगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से ट्रैक का जो प्रारूप है वो चेंज हो चुका है। अब हमें स्नो भी दिखनी शुरू हो गई है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ से ट्रैक भी थोड़ा रिस्की हो गया, क्योंकि अब आप तेज़ी से नहीं चल सकते, आपको थोड़ा पैर जमा के और संभल के और धीरे धीरे चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप स्किट करेंगे, फिसलेंगे, चोट लगेगी। और ट्रैक पे थोड़ा कीचड़ भी है, लेकिन यही इस ट्रैक का एडवेंचर है कि आपको डिफ़िकल्ट पाथ को क्रॉस करना है। तो अभी तक 10 किलोमीटर तक तो ट्रैक प्लेन था, लेकिन अब हम स्नो के बीच बीच में से चलना शुरू कर दिए हैं और धीरे धीरे अब ये स्नो बढ़ती चली जाएगी। सो इट्स अमेजिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल। काफ़ी हाइट है और काफ़ी मेहनत लग रही है, ऊपर चढ़ने में संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन एक कन्फ्यूज़न भी हो रहा है कि बर्फ़ आने से जो ट्रैक है वो क्लियर नहीं रहा। अब पहले तो मालूम पड़ रहा था कि ये रास्ता आप चलते जाएं, लेकिन अब बर्फ़ पड़ने से इसका जो प्रारूप है वो चेंज हो गया है। फिर भी अंदाजे के साथ चल रहे हैं कि शायद यही ट्रैक होना चाहिए, क्योंकि हम ऊपर नहीं जा रहे कहीं भी झाड़ियों में, हम नीचे ही जा रहे हैं, तो यही रास्ता होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। और ये देखिए, इधर से हमें वो बर्फीली चोटियाँ भी नज़र आ रही हैं और इन्हीं चोटी में से किसी एक चोटी में हमें जाना, मुझे अभी क्लियर नहीं है ऊपर वहाँ तक। तो अभी 7-8 किलोमीटर और हमें चलना है इसी बर्फीले मार्ग पर। मुझे लग रहा है कि इस समय मैं समस्या में आ चुका हूँ एक, क्योंकि लगभग पिछले आधे घंटे से मुझे एक भी पर्सन यहाँ पर नज़र नहीं आया जिस ट्रैक पे मैं जा रहा हूँ उस ट्रैक पे जाता हुआ। हालांकि यहाँ ज़्यादा चहल पहल वैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई एक आधा पर्सन आता जाता दिखता था थोड़ी देर बाद, अब कोई नज़र नहीं आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि मैं शायद गलत ट्रैक पे चल रहा हूँ, और क्योंकि स्नो गिरने से ट्रैक चेंज हो चुका है, समझ नहीं आ रही है कि यही ट्रैक है। यहाँ पीछे जहाँ मैं चला था, जहाँ मुझे कन्फ्यूज़न हुआ था कि इधर जाना चाहिए या उधर, कहीं मैंने गलत टर्न ले लिया है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी यहीं बैठता हूँ। तो अभी मैं 10-15 मिनट से यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई है, तो उसको मैंने अभी अपने पावर बैंक से कनेक्ट किया है, थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। तो शायद देखता हूँ, अगर कोई आएगा तो मुझे श्योर हो जाएगा कि मैं सही ट्रैक पे हूँ, अदरवाइज़ मुझे लगता है मैं भटक चुका हूँ। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं सही ट्रैक पे नहीं हुआ तो अगर अंधेरा हो गया, मौसम में भी यहाँ अजीब सा ही कुछ चेंज हो रहा है, धुंध सी भी छा रही है, शायद हो सकता है दोबारा से बारिश हो या ओले गिरे। स्नो पता नहीं यहाँ गिर सकती है या नहीं, मुझे मालूम नहीं है, ऑलरेडी गिरी तो हुई है। तो कुल मिला के कुछ क्लियर नहीं है। तो कहते हैं ना, मन में भ्रम हो तो थोड़ा सा रिलैक्स करो। तो अभी मैं यहाँ से आराम से बैठ के नेचर को एंजॉय कर रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, और आई होप कि शायद कोई यहाँ पर आए तो मुझे क्लियर हो कि मैं सही ट्रैक पे हूँ या नहीं। और ये है वो स्थान जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ अकेला घने जंगल में। धूप बिल्कुल नहीं है, मौसम सुहावना है और बीच बीच में धुंध हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे कि मौसम बिगड़ने वाला है, बारिश हो सकती है या मालूम नहीं। तो ये है स्थान जहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ। अगर नहीं कोई आया तो हो सकता है मुझे दोबारा पीछे जाना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ या नहीं। ये देखिए, मुझे सामने से 1-2 लोग आते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब आई एम ऑन द राइट पाथ, मैं ठीक जा रहा हूँ। तो अब मुझे तसल्ली हो गई है, मैं फिर से अपनी आगे की यात्रा शुरू करता हूँ। वो देखिए सामने वो कुछ टेंट लगे हुए हैं,
तो इसका मतलब हम सेकंड पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं, यानी कि उन टेंट पर मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे और फिर उस एरिया से अगला फिर जो पार्ट होगा वो 6 किलोमीटर का बाकी रह जाएगा। तो टोटल इस प्रकार से 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला 6 किलोमीटर का ट्रैक हमने कंप्लीट किया था जहाँ हमने चाय पी थी, और 12 किलोमीटर हो जाएगा जहाँ पर वो रेस्टिंग प्लेस आपको दूर से शायद पता नहीं पूरा दिख रहा होगा या नहीं, अभी हम पहुँचने वाले हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर फिर से मैं बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करूँगा 5-10 मिनट, और फिर वहाँ से चार्ज होके फिर हम जो फाइनल रह जाएगा ट्रैक 6 किलोमीटर का, उसके लिए आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी हुई देख के कि हमने 12 किलोमीटर लगभग कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए कुछ ट्रैकर्स भी आ रहे हैं और वातावरण में देखिए कैसे धुंध या बादल है शायद उड़ रहे हैं। So this is the second stoppage. We have completed 12 kilometer here and we will have to go 6 kilometer more. तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और उस वजह से मेरे होठ भी थोड़ा, मैं बोल भी ढंग से नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए जीप भी लड़खड़ा रही है। और ये देखिए वेदर यहाँ का, एक्सट्रीम वेदर, ब्यूटीफुल, जैसे रोहतांग पास का नज़ारा होता है वैसा ही कुछ लग रहा है। और अभी तो असली झांकी बाकी है, जस्ट हम यहाँ 12 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं, लेकिन अब आगे के जो 6 किलोमीटर हैं फाइनली जो चढ़ाई है उसमें देखते हैं क्या देखने को मिलता है। फिलहाल हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो सेकंड जो हमारा स्टॉपेज था 12 किलोमीटर का, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद और थोड़ा भोजन, राजमा चावल मैंने यहाँ पे खाए हैं और थोड़ी चाय ली है। तो इतना फूड लेने के बाद अब हम चल रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन की ओर, जो यहाँ से 6 किलोमीटर है श्री चूडेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ तक अब मुझे जाना है। तो मौसम आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसा बना हुआ है। ये है जहाँ पर हम अभी रुके थे और पूरी चारों तरफ एक धुंध सी छा गई है। और ये है ट्रैक अब आगे जहां हमें जाना है। तो अब फाइनल जो हमारा पार्ट है लास्ट 6 किलोमीटर का, उसको कंप्लीट करना है। अभी जब मैं भोजन कर रहा था तो वहाँ कुछ यात्री बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे बताया आगे काफ़ी बर्फ़ है। 1-2 लोग वापस भी आ गए थे बीच रास्ते से, उनकी हिम्मत नहीं हुई, तो आगे और एडवेंचर होगा। और ठंड भी बढ़ चुकी है। मैंने जो पहले अपनी ड्रेस डाली हुई थी उसी ड्रेस के ऊपर एक और लेयर डाल ली है, ट्रैक सूट डाल लिया गर्म वाला, तो इसलिए अब सर्दी से थोड़ी राहत है। लेकिन हाथ सुन्न हो रहे हैं और सिर पे भी मैंने टोपी डाल ली है, लेकिन कान ठंडे हो रहे हैं। ये देखिए क्या ब्यूटीफुल पाथ है जहाँ पे अब हमें चलना है। तो अभी मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ पर बैठकर। एक्चुअली रास्ते में जहाँ से हम चल के आए हैं वो बोल रहे कि वहाँ पर स्नो तो नहीं, लेकिन ओले गिरे थे जो आपने देखा होगा पीछे। लेकिन ऊपर कहते हैं स्नोफॉल भी हुआ है और आज भी स्नोफॉल हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए मुझे यहाँ थोड़ा नीचे उतरते हुए डर लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अगर पैर फिसला तो शणाऊं खाई में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी फ़िलहाल रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, पहले प्रॉपर मैं नीचे उतर कर थोड़ा ट्रैक पे ढंग से आ जाऊं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जो ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, हालांकि देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन मुझे मालूम है मैं इन सीढ़ियों से कैसे छोटे बच्चे की तरह ज़मीन पे हाथ रख के और पैरों को बर्फ़ में जगह बना बना के बड़ी मुश्किल से नीचे उतरा हूँ। क्योंकि अगर यहाँ मैं थोड़ी सी लापरवाही करता तो ये नीचे जो खाई है पैर फिसल के वहाँ जा सकता था। तो रास्ते अब थोड़े मुश्किल शुरू हो चुके हैं, अब देखते हैं आगे कैसे रहता है। इस रास्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वैसे कोई डर नहीं है, बस ये है कि जो चलने लायक रास्ता है वो सिर्फ थोड़ा सा ही है। तो हमें सूखी रास्ते पे
जहाँ बिल्कुल ड्राई है वहीं पैर रख के चलना है, क्योंकि अगर स्नो पे पैर रख के चलेंगे स्किट हो सकता है, फिसल सकते हैं, चोट लग सकती है, नीचे गिर सकते हैं। बट दिस इज एडवेंचरस, लेट्स कंटिन्यू। इस समय दोपहर के 2 बजे है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कि शाम के 6 बजे हों। ठंड बहुत ज़्यादा है और हमें ये जो 6 किलोमीटर है ये अंधेरा होने से पहले तक कवर करने हैं, लेकिन बहुत आसानी से हो जाएं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि हमें कीड़ी की चाल से चलना पड़ रहा है, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही नुकसान कर सकती है और कीड़ी की चाल चलने से भी थोड़ा सा रिस्क है। तो अरे इट्स वेरी डेंजरस हियर। लास्ट ट्रैक में कुछ पर्सन अब जुड़ते जा रहे हैं साथ में, और ये हम 6 किलोमीटर रह गया है, लेकिन यही 6 किलोमीटर लग रहा है जैसे 12 किलोमीटर के बराबर ही होगा, क्योंकि स्पीड बहुत स्लो हो गई है। सी सो ब्यूटीफुल ट्रैक एंड सो डेंजरस। ऑल्दो मैं कोई प्रोफेशनल ट्रैकर नहीं हूँ, तो मुझे कुछ इतना एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे ट्रैक्स पर चलने का, लेकिन फिर भी पहले भी मैंने किए हैं और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जब आपके सिर पे मुसीबत पड़ती है और आपको अपनी जान बचानी होती है तो आप कर लेते हैं मैनेज, तो वही मैं कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके इस ट्रैक पे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ की खूबसूरती। आज 30 अप्रैल है, यानी कि मई शुरू होने वाला है, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, और उस दौरान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी स्नो है। और अभी हम पीक से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर हैं जहाँ पे असली स्नो गिरी हुई है। ये तो अभी शुरुआत है। तो जब गर्मियों में ये सिचुएशन है तो आप समझ सकते हो सर्दियों में यहाँ क्या हाल होता होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। तो फिर तो मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर हम ट्रैक कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये रास्ते बंद हो जाते होंगे। अभी भी एक प्रकार से रास्ता बंद ही है, वैसे ये तो जान खतरे में डाल के चलने वाली बात है। तो चल रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है यहाँ पर। और आपको मालूम है वो जो मोमेंट होता है, आउच, ये मतलब आप गिरने वाले होते हैं और संभल जाते हैं, गिरने वाले होते हैं संभल जाते हैं, वो मोमेंट तो आपको यहाँ पे आते ही रहेंगे। तो इतना रिस्की है। ये जो सामने चोटी देख रहे हैं आप, बादलों से घिरी हुई, यही है श्री चौडेश्वर महादेव मंदिर, और यहीं हमें पहुंचना है। तो अब व्यू में तो आनी शुरू हो गई है चोटी, और लगभग अभी भी 4 किलोमीटर का रास्ता और है, और काले घने बादल भी छाने शुरू हो चुके हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सुबह से 15 किलो का ट्रैक लगभग मैंने कर लिया है। और एक विशेष बात है जो इस ट्रैक में मुझे देखने को मिली, कि अभी तक मुझे एक भी लेडीज़ इस ट्रैक में नज़र नहीं आई हैं। हाँ, एक दो जब ग्रुप जा रहा था तो उसमें जो प्रोफेशनल ट्रैकर्स होते हैं, जो छड़ी वगैरह लेकर चलते हैं, पूरा बैग वगैरह पैक करके, उसमें एक दो लेडीज़ देखी थी यंग। और बच्चा तो मुझे एक भी नज़र नहीं आया, बुजुर्ग एक नज़र नहीं आया, सभी जेंट्स हैं और यंग बच्चे ज़्यादा हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर आप इस ट्रैक पे आते हैं तो अपनी एज के हिसाब से, फिटनेस के हिसाब से आएँ, और बच्चों को यहाँ बिल्कुल मत लाएं, क्योंकि इट्स रिस्की जोन। और लेकिन उसके साथ साथ बहुत ब्यूटीफुल भी है ये एरिया। सुंदर है, खतरनाक है, लेकिन सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, ये हमारा ट्रैक है। सी द ऑसम वेदर। बादल कड़कते हुए, काले घनघोर बादल आकाश में छाए हुए, और अभी हम मंजिल से लगभग 3 किलोमीटर शायद दूर है। और ये देखिए ट्रैक कितना सुंदर। वो देखिए सामने वो है श्री चौडेश्वर महादेव, जहाँ ये बादलों से ढके हुए जो चोटी आपको नज़र आ रही है। इट्स ब्यूटीफुल। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ जो मुझे नीचे नौराधार में मालूम पड़ी, कि यहाँ पर सर्दियों के दिनों में एक युवक फंस गया था किसी कारण से, नीचे नहीं उतर पाया,
या ऊपर सेफ जगह नहीं पहुंच पाया तो उसकी डेथ हो गई थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के एक्सट्रीम जो वेदर है उसके लिए रेडी रहें। सर्दियों में यहाँ पर -3 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है और गर्मियों में अगर धूप हो तो 20 से 25 डिग्री तक बना रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने साथ सही तरह के कपड़े वगैरह ज़रूर लेके आएँ। खैर अभी मुझे लगता है ये तीसरे नंबर की वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब जो लास्ट का जो स्ट्रेच है, जो जितने भी किलोमीटर रह गए हैं, उसकी जो है पूरी जानकारी कि किस प्रकार अब हम आगे तक सुरक्षित पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूं। ये देखिए, जितना हम पीक के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं उतना नज़ारा स्वर्गिक होता जा रहा है, जैसे हम पैराडाइस में आ चुके हैं। ये देखिए धुंध, मैं आपको बता नहीं सकता कि इस समय कितना मुझे आनंद महसूस हो रहा है कि मैं इस समय इस जन्नत में। ये देखिए कैसे बादल नीचे की ओर नृत्य करते हुए आ रहे हैं। तो कुल मिला के सारी तरफ बहुत ही सब कुछ देखने में सुंदर लग रहा है, मज़ा आ रहा है। चूरधार पीक की जो एल्टीट्यूड है वो लगभग 12,000 फीट है, यानी कि 3,647 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। और एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये कि जब हम चोटी पे पहुंच जाएंगे, जो लगभग पहुंचने ही वाले हैं, तो चोटी से हम सतलुज रिवर का दृश्य देख सकते हैं। वहाँ से अगर मौसम साफ हो तो शिमला, चैल, कुफरी, कसौली, चक्राता, ये सब वहाँ ऊपर से नज़र आते हैं। और यहाँ तक कि किन्नर कैलाश और श्रीखंड महादेव, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब जगहें भी वहाँ से देखी जा सकती हैं। तो इतनी ऊंचाई पे इस वक्त हम चल रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि मौसम इतना साफ नहीं है तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब ताज़ी धूप खिली हो तो ये सारे दृश्य देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे आगे भी कुछ लोग चल रहे हैं और 2-4 लोग थोड़ा पीछे करके भी चल रहे हैं। तो लास्ट में आके हम 10-12 लोगों का एक ग्रुप सा बन गया है। तो कोई बीच में फंस जाता है तो दूसरा आकर उसको हेल्प कर देता है, वहाँ से निकाल देता है। तो ऐसे टाइम में जब संकट का समय हो, इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे की हेल्प करनी ही चाहिए, जो यहाँ पर मैंने देखा कि सभी लोग करते हैं। और दूसरी बात अभी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से सभी चोटियाँ नज़र आती हैं। तो इसी प्रकार से जो ये स्थान है शिमला, कसौली, सोलन वगैरह, वहाँ से भी ये चोटी नज़र आती है। जिस ट्रैक को मैंने बहुत आसान समझा था वो मेरी गलती थी। एक्चुअली जो लास्ट का 2-3 किलोमीटर का ट्रैक है, इसमें तो आपकी पूरी परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल, ओ देखिए, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है चलने के लिए और आपको बर्फ़ पे चलना है। और इस तरफ खाई है, उस तरफ कभी पेड़ को पकड़कर, कभी हाथ नीचे रख के आपको ऐसे नीचे जाना है। जैसे ये लोग जा रहे हैं बहुत ही धीमे धीमे, संभल संभल के, ऐसे ही मैं भी जा रहा हूँ। और अभी रास्ते में 1-2 एक्सपर्ट मिले मुझे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप चिंता ना करें, परमात्मा का नाम लें, आप पहुंच जाएंगे। बस पहले मैं क्या कर रहा था कि चलते हुए अपनी उंगलियां बर्फ़ में घसा रहा था ताकि मुझे स्पॉट मिल जाए, पकड़ मिल जाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी उंगलियां ऐसे सुन्न हो जाएंगी। उन्होंने मुझे एक लकड़ी दी, ये देखिए, ये लकड़ी उन्होंने मुझे दी, बोला कि इसको आप बर्फ़ में घसाएं, इसका सहारा लें और फिर एक कदम आगे बढ़ाएं, और फिर लकड़ी बर्फ़ में घसाएं, फिर आगे बढ़ें। इस प्रकार धीरे धीरे लकड़ी के सहारे से मैं चल रहा हूँ। एक बार के तो मुझे ये भी आ रहा है कि मैंने क्या अपनी जान को पंगा पा लिया है, आफत में आ चुका हूँ। लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लाइफ में सीखते भी तो हैं, और जितना हम खतरों में जाते हैं उतना मजबूत भी बनते हैं। और फिर हम तो भगवान शिव के दरबार जा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, और धीरे धीरे चल रहे हैं। सी यू लेटर।
वो देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल मौसम भी अंधकार हो चुका है, एक तरह से धुंध छा चुकी है। और बहुत ही संभल संभल के हम कछुए की चाल से भी बहुत धीमा चल रहे हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे हो। तो अभी ट्रैक लगभग 1 किलोमीटर और है मेरे ख्याल से। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये ट्रैक है, क्योंकि ट्रैक तो होता है जिस पे आप चल सकते हैं, लेकिन यहाँ चलने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बर्फ़ है, इसके ऊपर कीड़ी की चाल से रेंग रेंग के बच्चे की तरह दोनों हाथ ज़मीन पे रख के और घुटने ज़मीन पे लगा के, बर्फ़ पे लगा के, फिर मैं यहाँ तक, ये भाई साहब आ गए। चलिए आप उधर, मैं ज़रा काम कर रहा हूँ, गो। तो मैं कह रहा था, तो ये दिखे नीचे पूरी ढलान है, अगर पैर फिसलता है तो मैं लुढ़कते हुए नीचे चला जाऊंगा। और इस ट्रैक पे अभी मुझे इसी लगभग पीछे 1 किलोमीटर से चलता हुआ आ रहा हूँ, और 1 किलोमीटर और चलना है। और मेरे जैसे कुछ दुस्साहसी लोग और भी चल रहे हैं, बहुत डर रहे हैं बेचारे, लेकिन कोई बात नहीं। मैं इसलिए भी ये कॉल की है, कनेक्ट किया है फ़ोन, क्योंकि मैं तो बंद करके रख दिया था कि अगर कोई हादसा हो जाए, कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ। आई लव माई फैमिली एंड आई लव माई स्टूडेंट्स। तो याद रखना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए कैसे मुश्किल से ये रास्ता पार कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, और फिर धीरे धीरे, हालांकि इट्स वेरी एडवेंचरस। तो इस प्रकार का रास्ता है। अभी एक सैड न्यूज़ हुई है। एक व्यक्ति, काफ़ी उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो उसको दो व्यक्ति कंधे पे डालकर वापस पीछे की ओर लेके गए हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम इस मुश्किल मार्ग पर चल रहे हैं। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि यदि आप इस प्रकार के ट्रैक पे आते हैं, और क्योंकि मैं एक योगा टीचर भी हूँ तो इस चीज़ को समझता हूँ, और आपका फिटनेस लेवल थोड़ा सा तो ठीक होना चाहिए। और यदि आपको किसी प्रकार की हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है या लंग्स से रिलेटेड कोई दिक्कत है, यदि आपको ब्लड प्रेशर, अस्थमा, शुगर, इस प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पहले आप अपने फिजिशियन, जो आपका डॉक्टर है, उससे कंसल्ट करके तभी आप ट्रैक करें। और दूसरा, जब आपको इस प्रकार का, क्योंकि आपको लगभग 36 किलोमीटर चलना है, और खाली प्लेन रोड पर नहीं चलना है आपको, ये देखिए इस तरह के रास्ते आपको चलने हैं। तो अगर आपका फिटनेस लेवल ठीक नहीं होगा तो कुछ अनहोनी हो सकती है, आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आप इस प्रकार के ट्रैक पे आने का प्लान कर रहे हैं, तो हफ्ता पहले ही, अपने 10 दिन पहले ही अपने आप को फिट करने में लग जाएं, क्योंकि आपके लेग्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आएगा। तो स्क्वैट्स करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, ताकि आपकी वहीं पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, और फिर आप इस ट्रैक पे आने की सोचें। ये देखिए जिस प्रकार से ये व्यक्ति लाठी को बर्फ़ में डालकर उसका सहारा लेकर फिर आगे बढ़ रहे हैं, और वो देखिए कैसे वो सब ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे पास स्टिक का या लाठी का सहारा नहीं होगा तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, पकड़ नहीं बना पाएंगे, जिससे कि हम खतरे में आ सकते हैं, हमारा पैर फिसल सकता है और दिक्कत आ सकती है। तो खतरों से भरा ये सारा सफ़र है, लेकिन भगवान शिव की हम सब पर कृपा है, और सभी भोलेनाथ का नाम लेते हुए धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। तो इस समय मैं एक काइंड ऑफ क्राइसिस में हूँ, एक प्रकार के संकट में फंस चुका हूँ, क्योंकि लगभग मेरे ख्याल से अब भी 1 किलोमीटर और है जो हमारा डेस्टिनेशन है, श्री चूड़ेश्वर महादेव मंदिर। लेकिन वो 1 किलोमीटर भी मैं ये कहूँगा 10 किलोमीटर के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस बर्फ़ पे हमें धीरे 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 रेंगते हुए हम आ रहे हैं, और ये नीचे खाई है, और ऊपर भी चलने का कोई रास्ता नहीं है, इसमें भी बहुत मुश्किल से हम चल पा रहे हैं।
और अंधेरा होने वाला है, शाम के 5:30 बज चुके हैं। शायद 1 घंटा और लगे, तो अंधेरे में कैसे ट्रैक करेंगे अब ये समझ नहीं आया है। तो यहाँ से रेस्क्यू भी नहीं हो सकता कि कोई हेलीकॉप्टर लेने आ जाएगा हमको। और तो देखते हैं क्या होता है, भगवान शिव भला करेंगे। हम इस टाइम 6-6 फीट बर्फ पे चले हुए कम से कम। ओके, ये देखिए, मेरे ख्याल से हम लास्ट स्टेप पे हैं। मेरे ख्याल से 300-400 मीटर अभी हमें और जाना है ऊपर, और ये फाइनल, और आई होप कि फाइनल ही हो, क्योंकि बहुत देर से सुन रहे हैं कि आ गया आ गया आ गया। और बीच में तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद हम रास्ता भटक गए हैं। तो अगर ऐसा होता तो फिर इस जंगल में रात को तो ठंड में मतलब कुछ भी हो सकता था फिर। लेकिन शुक्र है कि हम सही ट्रैक पे हैं। एक्चुअली हुआ क्या, ये बर्फ गिरी है ताजी, अदरवाइज ये पूरे ट्रैक थे, मतलब चल सकता था आदमी, लेकिन ये बर्फ गिरने के कारण वो रास्ते बंद हो गए हैं। तो अब हमें उसी ताजी बर्फ के ऊपर चलकर आगे चलना पड़ रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा खतरनाक हो गया काम। और अभी 10-15 मिनट और है अंधेरा होने में, तो आई होप कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। बहुत 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 मुश्किल से यहाँ पर राम 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 करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और परमात्मा की कृपा है कि अभी तक हम सेफ हैं और सेफ ही रहेंगे। तो बीच में ग्रुप भी मिल गया था, सब एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। कोई फंस जाता तो पीछे आके उसे निकालते हैं। तो आई होप कि और 10-15 मिनट में हम पीक पे पहुंच जाएंगे। ये देखिए व्यू, सो डेंस। और ठंड के कारण और वेदर के कारण होठ मेरे सूख गए हैं, जुबान लड़खड़ा रही है। लेकिन यह है कि चलो पहुंच जाएं। लेकिन आप ख्याल रखें, अगर आपको कोई भी ऐसी कंडीशन है जो ऊंचाई पे, जैसे सिर दर्द हो जाना, उल्टियां आना या हार्ट बीट बढ़ जाना, तो भूल के भी आप ये ट्रैक मत करें, अकेले मत करें, प्रॉपर टीम के साथ आएँ। मैं तो आ गया अकेला, और परमात्मा ने चलो यहाँ पर मुझे हेल्पफुल थोड़ी दे दी, और चल रहे हैं, हो जाएगा। सो मिलते हैं ऊपर मंदिर में जाके। तो भगवान शिव की कृपा से हम कल शाम अंधेरा होने तक सुरक्षित यहाँ पहुँच गए हैं, और अभी सुबह सुबह का समय है, अगला दिन है। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो यदि आपको यहाँ पर रहने के लिए, सोने के लिए जो स्थान यदि आप खोजेंगे, तो आपको यहाँ पर रहना होगा। और ईमानदारी से मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर रहने की बहुत कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, और टॉयलेट बाथरूम वगैरह भी हैं तो, लेकिन वो साफ़ सुथरे नहीं है, आपको थोड़ा जंगल पानी वगैरह जाना पड़ सकता है। और मेरा कहने का तात्पर्य है, यहाँ बेसिक सुविधाएं नहीं है, क्योंकि बहुत दूर दराज का इलाका है, यहाँ इतनी आर्थिक सहायता भी नहीं पहुँचती है। तो यदि आप आएंगे तो इस प्रकार का जो ये, जैसे मैं आपको ढाबा दिखा रहा हूँ, इस प्रकार के ढाबे में आपको खाना खाना है, और यहीं पर आपको रहने की भी सुविधा मिल जाती है। लेकिन जो रहने का स्थान है वो थोड़ा कंजस्टेड होता है। मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसे ही स्थान पर, ये देखिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। तो डोरमेट्री यानी कि शेयरिंग बेसिस पे आपको यहाँ पर रात गुजारनी होगी। आपको कंबल वगैरह किराए पे मिल जाते हैं। और ये है यहाँ का प्रमुख तीर्थ स्थल श्री शिरगुल महादेव मंदिर। और इस स्थान की मैं आपको बता दूं कि बहुत महत्ता है, बहुत धार्मिक महत्ता है। खासकर यदि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला या शिमला, चौपाल और सोलन के लोगों की बात की जाए, तो उन लोगों के लिए ये स्थान बहुत ही दर्शनीय है, और बहुत श्रद्धा के साथ वे यहाँ पर आते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो श्रद्धालु थोड़ा यहाँ पर कम है, लेकिन वैसे भी यहाँ पर कम ही लोग हैं, तो ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। तो जब आप आएँ तो यहाँ पर ये मंदिर में भी आप दर्शन करें, और मंदिर में दर्शन जब आप करेंगे तो आसपास भी काफ़ी मनोरम दृश्य है। और ये दो मुख्य जो चट्टानें हैं, इनका भी काफ़ी लोग श्रद्धा के साथ यहाँ पर शीश झुकाते हैं। तो एक अच्छा दर्शनीय स्थल है। मैं अंदर गया था, लेकिन पुजारी ने मेरा कैमरा अंदर बंद करा दिया।
तो अभी हम जा रहे हैं फाइनली भगवान शिव की मूर्ति के दर्शन करने, जो यहाँ की हाईएस्ट पीक है वहाँ पर। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त हम चूरधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर कस्तूरी मृग, भालू, लेपर्ड और लंगूर वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं और ओक और देवदार के पेड़ यहाँ ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो आखिरकार मैं भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करने में सफल हुआ। पिछले 2 दिन से जो खतरे उठाकर और जो परेशानियां उठाकर मैं यहाँ पर आना चाह रहा था, भगवान शिव के आशीर्वाद से मैं यहाँ आ पाया, उनके खुल के दर्शन प्राप्त किए, पुजारी जी से आशीर्वाद लिया और मेरा दिल ये चाह रहा है कि हमेशा मैं ऐसे ही यहाँ पर आता रहूँ। और इसी के साथ ही मेरा ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ और ये यात्रा मेरी यहीं कंप्लीट हुई। और आप सबका भी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे सभी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान शिव की कृपा आप पर भी हमेशा बनी रहे।